नमस्ते विद्यार्थियों। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे और जो हम पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहे हैं उनको भी देख रहे होंगे और अब आनंद ले रहे होंगे। मैं एसएन गर्ल्स कॉलेज नवलगढ़ से पूजा सैनी आपका लाइव क्लासेज में स्वागत करती हूँ। बीएड सेकेंड ईयर का एक समावेशी विद्यालय का निर्माण, जिसमें हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 चल रही है। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये भारत की सबसे पहले बनने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी और ये माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1964 से लेकर 66 तक स्थापित हुआ था उसकी सिफारिश पर ही इसको लागू किया गया था। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी थी कि जिसमें कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ा गया था जिससे पहले भारत में इनको किसी भी आयोग में नहीं जोड़ा गया था। जब इन आयोगों में शिक्षा के सुधारों को दिया तो गया था, लेकिन अब एक ये भी था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी नीति बनानी थी कि जो कि पूरे भारत में लागू हो सके और उनको पूरा कर सके। तो हम कल पढ़ रहे थे, इसमें इसकी कुछ विशेषताएं भी पढ़ी थी हमने, तो उस विशेषताओं को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो कल हमने इसमें ये पढ़ा था कि अध्यापकों को स्थिति, उनकी सेवा शर्तें, पारस्परिक और शिक्षा की व्यवस्था। इनका कहने का मतलब ये था कि जहाँ पर अध्यापक पढ़ा रहा है वहाँ, और वो या चाहे गवर्नमेंट है तो उसके लिए सेवा शर्तें हैं वो सही रूप से बनाई जाए और उसको उचित वेतन भी दिया जाए। मान लीजिए कई अध्यापक अप्रशिक्षित ही लग जाते हैं तो उनके लिए बीएड और एसटीसी की सुविधा भी होनी चाहिए। ये उनका प्रोफेशनल कोर्स होता है जिनको शिक्षक बनने के लिए करना होता है। अब इसके आगे है कि अध्यापकों को समाज में प्रतिष्ठित स्थान मिले। हाँ, ये आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में गुरुओं को एक उचित स्थान मिलता था। शायद आप में से हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो समझते होंगे हिस्ट्री के क्यों। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, लेकिन इतना तो हमें पता है कि वैदिक काल में गुरु का एक उचित स्थान था। गुरुकुल में राजा और रंक के दोनों के बच्चों को बराबर स्थान मिलता था और उनको प्रत्येक रूप से गुरु की आज्ञा का पालन करना भी पड़ता था। राजा होता है तो भी उसे गुरु की आज्ञा का पालन करना होता था। उस समय गुरु की यथा उचित स्थान मिला हुआ था। एक राजा भी था, वह भी गुरु से सलाह मशवरा किया करता था। अब आगे पढ़ते हैं इसमें कि शैक्षणिक स्वतंत्रता का संरक्षण होना चाहिए। शैक्षणिक स्वतंत्रता से मतलब है कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसे उसको अपने आप पर ही छोड़ देना चाहिए। वो पाठ्यक्रम को तो पूरा करवाएगा, लेकिन वो जिस सब्जेक्ट के पढ़ा रहा है उसे तो पढ़ाएगा, लेकिन इसके अलावा भी वह बच्चों को सामाजिक नैतिक रूप से भी उनको अवगत कराएगा। विश्व की, भारत की, या हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस समाज से भी उसे जोड़ने की कोशिश करेगा, उन्हें बताएगा। यही एक गुरु का सच्चा स्थान होता है। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे अब गुरु का काम ये रह गया है कि बस उसे कंप्लीट करवाना कोर्स। नहीं, ऐसा नहीं है। एक गुरु को ये पूरा काम होता है कि वह जितना उसे आता है उतना अधिक से अधिक वो बच्चों के साथ शेयर करेगा। तभी हम आज आप आधुनिक समय में देखते हैं कि एक टीचर को या एक अध्यापक को वो उचित स्थान मिल ही नहीं पा रहा है जिसकी उसकी आवश्यकता है। वैदिक काल से लेके अब तक अगर हम पता करें या हम देखें तो देखिए गुरु की स्थिति को निरंतर आंका जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, टीचर्स भी सम्मान योग्य है। क्योंकि आप शायद भूल जाते हैं कि जो ये कहते हैं कि टीचर्स क्या करता है, तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जो लाखों बच्चे होते हैं उनका हमेशा भविष्य निर्माण करता एक टीचर ही होता है। चाहे वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, उनको पढ़ाने वाला भी तो एक टीचर ही होता है। वो बिना किसी गुरु के तो वो अपना ज्ञान प्राप्त कर नहीं सकते, बिना किसी गुरु के वो आगे बढ़ भी नहीं सकते। कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। तो ये इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई थी बात कि शिक्षकों को एक समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा ऊंची होनी चाहिए, उन्हें मतलब हर चीज़ में उनको एक्सपीरियंस से उनका हिस्सा लेना चाहिए। आपने शायद देखा होगा कि लोकसभा या राज्यसभा में भी जो
कला साहित्य से जो चुने जाते हैं, तो वो कला और साहित्य का मतलब होता है कहीं ना कहीं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े ही होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को वहाँ पे स्थान दिया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी एक ऐसी व्यवस्था की गई कि टीचर्स को उनका स्थान, उचित स्थान मिले। उचित स्थान मिलने का ये भी मतलब होता है कि वो जो पढ़ा रहा है उसमें उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। देखिए, मैंने 2 पॉइंटों को एक साथ में आपको मिक्स करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। शैक्षिक स्वतंत्रता, अब कई बार प्राइवेट स्कूल्स वाले बोलते हैं कि आप तो सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करवाइए, बाकी चीज़ों को रहने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम उन्हें किताबी ज्ञान ही दे देंगे तो उन्हें व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? उसके लिए ज़रूरी भी है कि हम पाठ्यक्रम को साथ लेते हुए उन चीज़ों से, बाहरी वातावरण से भी उनको अवगत कराएं, उनके अनुसार बनाने की कोशिश की जाए। अध्यापकों की सेवा शर्तों का ध्यान रखा जाए। अब अध्यापकों की जो सेवाएं हैं उनके लिए जो शर्तें बनाई गई है उनका भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अब जैसे कई स्कूलों में कम पढ़े लिखे बच्चों, जैसे छोटी क्लासों के लिए 12वीं क्लास तक के जो होते हैं बच्चे, उनको भी रख लिया। ऐसा नहीं होता है। आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए बाकायदा नियम बनाइए कि एसटीसी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीए तक होना चाहिए। इस तरीके से एक प्रोफेशनल कोर्स उनके पास होना चाहिए, तो ही वो अध्यापक बन पाएगा। उनके लिए बाकायदा सेवा नियमों को बनाया जाना चाहिए। अध्यापकों को पारिश्रमिक उचित दिया जाए। अब कई बार हम देखते हैं कि प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो समान वेतन का ही रूल लागू होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में ये नहीं देखा जाता। वहाँ पे लेडी टीचर को और जेंट्स टीचर में बहुत अंतर देखा जाता है। ये सोचते हैं कि लेडी है, अपना टाइम पास करने के लिए आती होगी, ये क्या करती होगी। जबकि छोटे बच्चों के साथ आप 8वीं तक प्राइमरी स्कूल तक ही देख लीजिए, सबसे ज़्यादा लेडी टीचर ही उनके साथ होती है। वो बच्चों को अच्छे से संभालती भी है, उनको पढ़ाती भी है। आपको मैं एक बात बताऊं, ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे प्राइमरी टीचर्स की तनख्वाह वहाँ के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है, उच्च शिक्षा में ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है, निचले स्तर पर कम तनख्वाह दी जाती है। तो उनमें हीन भावना आती है, तो ना तो अपना विकास कर पाते हैं, ना बच्चों के विकास में योगदान दे पाते हैं, ना बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर पाते हैं। फिर है इसमें पॉइंट तीसरा था कि इस शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं पर बल दिया गया। अब जैसे मान लीजिए कि बच्चा जिस राज्य से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर उस एक भाषा के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपनाया जाना चाहिए। आपको मैं बताऊं तो ये हमारे राजस्थान का एक दुर्भाग्य ही कह दीजिए। हमारे राजस्थानी शिक्षा को, राजस्थानी भाषा को अभी तक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। उसके लिए अभी भी कोशिश जारी है, पर मिला नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी मीडियम होता है, गुजरात में गुजराती मीडियम होता है, उड़ीसा में उड़िया मीडियम होता है। वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं को भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाएं। अगर बच्चा कंफर्टेबल फील करता है या सुविधाजनक रहता है तो उसे अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा को दिया जा सकता है, उनको उसी रूप में पढ़ाया जा सकता है। फिर है माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में त्रिभाषा पाठ्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू की जाइए। अब देखिए, बात है माध्यमिक शिक्षा अर्थात 10वीं क्लास तक। 10वीं क्लास तक त्रिभाषा अर्थात हिंदी, इंग्लिश और तृतीय भाषा, जिसमें हम संस्कृत भी देखते हैं, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, गुजराती जो भी है बच्चा लेना चाहे ले सकता है। त्रिभाषा का फार्मूला पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ही लाया गया था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश के अलावा आप तीसरी भाषा को भी उसमें चुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का कल हम आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।